गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। मैं आशीष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और उनकी कंपेयर। उसके साथ साथ हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में, और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8। देखिए सब बच्चों, सबसे पहला हेडिंग लगाइए आप, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम को आप दो कंसेप्ट से समझ सकते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को आप दो कंसेप्ट से समझ सकते हैं। पहला कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो अभी आपने पढ़ा नहीं है। इससे अगले जो लेक्चर होने जा रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। आज फोर्स वाला लेक्चर खत्म हो जाएंगे बिल्कुल। तो पहले तो हम बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, और फिर बताएंगे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अकॉर्डिंग। दोनों चीजों को अच्छे से समझिए। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ permittivity of a medium according to इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अभी आपने नहीं पढ़ा, पर मैं थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा। इससे अगले जो लेक्चर है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 5 6 लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होंगे। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए पहली बात तो क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इसका सिंबल कितना है? ई है। और दूसरी बात, ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सॉरी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहां होगी बच्चा? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के लिए। अब इसको समझिए, अभी तक हमने आपको जो कूलम्ब्स लॉ बताया था वहां पर जो दोनों चार्ज लेते थे वो सेम नेचर के, पॉजिटिव पॉजिटिव लेते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से समझा जाएगा अगर आप दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के लेने के लिए आप दोनों को पॉजिटिव सेम नेचर के भी ले सकते हो। पर ज्यादा अच्छे से कब क्लियर होगा? जब आप दोनों चार्जों को अपोजिट नेचर का ले। मतलब कूलम्ब्स लॉ में एक चार्ज को पॉजिटिव ले और दूसरे चार्ज को नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर केवल यह इफेक्ट पड़ता है कि अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो फोर्स जो होता है वो रिपल्सन होता है, और अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो जो फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन होता है। केवल ये डिफरेंस है और कुछ नहीं पड़ रहा। तो हमने एक चार्ज लिया बच्चा पॉजिटिव प्लस क्यू, दूसरा चार्ज ले लिया हमने, या आप ऐसा करिए बेटा प्लस Q1 मान लीजिए इसे। पहला चार्ज हमने ले लिया प्लस Q1 और दूसरा चार्ज ले लिया हमने माइनस Q2। अब समझिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा। वहां पर आपको बताया जाता था कि जितने भी मास होते हैं, जो मास होता है वो क्या जनरेट करता है? वो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस टाइप से मास ग्रेविटेशनल फील्ड को जनरेट करता है, ठीक उसी टाइप से चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की होगी। तो बेटे ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आया आप लोगों को? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। किससे रिप्रेजेंट करा? एरो से। क्यों करा? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब मान लीजिए हमने इसके बीच में एक मीडियम रख दिया, कोई भी मीडियम दे लो, आपके ऊपर डिपेंड है बेटे। कोई मीडियम हमने इसके यहां रख दिया। ये वाला जो फील्ड है ये क्या कहलाता है? ये इंट्रैक्शन फील्ड कहलाता है। कैसा फील्ड कहलाता है? इंट्रैक्शन। अब हुआ क्या, जब हमने यहां मीडियम रखा तो बेटे कोई भी मीडियम होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। बस कहने का मतलब यहां पे है
देखो बेटे ऐसा होगा, ये वाला चार्ज कैसा है पॉजिटिव और ये वाला चार्ज कैसा है नेगेटिव। सेम नेचर के चार्ज में रिपल्शन लगता है, अपोजिट नेचर के चार्ज में अट्रैक्शन लगता है। तो यार ये जो पॉजिटिव है, ये वाला जो पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यस नो। तो इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ये वाला जो नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये सॉरी बेटा, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो किसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव को। तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस वाले एंड पर आ जाएगा, किस वाले एंड पर, जिधर पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये किसे अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो इस मीडियम का या मटेरियल जो भी है उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस वाले एंड पर आ जाएगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये वाला एंड नेगेटिव, ये वाला एंड नेगेटिव चार्ज हो गया और ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब चार्ज डेवलप हुआ तो चार्ज के रीजन से हर एक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अभी आपको बताया, जितने भी चार्ज है, जिस टाइप से मास का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसी टाइप से चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा पॉजिटिव से कहां होता है, नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब इसके अंदर एक फील्ड जनरेट हो जाएगा मीडियम के अंदर, कहां पर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसे क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए मीडियम। ये जो प्रोसेस हुआ, कौन सा प्रोसेस, नेगेटिव चार्ज का इधर डिस्प्लेस होना, पॉजिटिव चार्ज का इधर डिस्प्लेस होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए बेटे, तो क्या हुआ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, देखिए आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो जो उनका नेट होता है, रिजल्टेंट होता है, वो किसके इक्वल होता है, एडिंग के, सम के। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, नेट होता है, वो किसके इक्वल होता है, सब्ट्रैक्शन के। देखिए जो इंटरेक्शन फील्ड है वो बाहर की तरफ है, वो लेफ्ट टू राइट है, और जो मीडियम का फील्ड है वो कहां जनरेट हुआ, वो राइट टू लेफ्ट जनरेट हुआ। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ बेटे, कितना हो जाएगा, ई नेट। ई नेट हो गया ई माइनस के ई एम। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 है, मान सकते हैं आप, और मान लीजिए इसकी वैल्यू बेटे 2 हुई, 2। तो क्या हुआ, 10 माइनस 2, इसकी वैल्यू 10 रख दी बच्चा, इसकी 2 रख दी, तो कितना आ गया नेट, 8 आ गया। मतलब क्या करा, इस मीडियम ने क्या करा, अपनी प्रेजेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर दिया। मतलब ड्यू टू presence of medium reduce interaction field, reduce इंट्रैक्शन फील्ड। इसने इंट्रैक्शन फील्ड को क्या कर दिया बच्चों, रिड्यूस कर दिया। तो इस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, जो इंट्रैक्शन फील्ड को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं आप कि परमिटिविटी ऑफ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, इस प्रॉपर्टी या इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which reduce the interaction सी हो रहेगा बच्चों, इंट्रैक्शन फील्ड बिटवीन टू चार्जेस। क्या कर रहा है, परमिटिविटी प्रॉपर्टी होगी मीडियम की जो रिड्यूस कर रही है इंट्रैक्शन फील्ड को, किसके बीच में, दो चार्जों के बीच में। इतनी बात आपको समझ में आई। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं एफ साइलेंस एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ साइलेंस एम। ये साइन किसका है बेटे, एफ साइलेंस का, और रिप्रेजेंट सफिक्स में मीडियम के लिए क्या लगा दिया हमने, एम लगा दिया। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो परमिटिविटी क्या हुई, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच रिड्यूस द इंट्रैक्शन फील्ड बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जों के बीच के इंट्रैक्शन फील्ड को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। क्या,
परमिटिविटी। कौन कम करेगा बेटे? परमिटिविटी कम करेगी। इतना समझ में आया आप लोगों को? नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। यहां पे क्या डेफिनेशन हुई कि परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच रिड्यूस द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन टू चार्जेज। मतलब दो चार्जों के बीच के इंटरेक्शन फील्ड को, जो एक दूसरे पे वो अप्लाई कर रहे थे, जो जनरेट कर रहे थे, उसको क्या कर दिया उसने? रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए परेशान ना हो, अगला लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड पे आने वाला है। 3 4 5 लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही होंगे। तो डेफिनेशन मतलब हेडिंग को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, जैसे आप चाहे वैसे डिफाइन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टू कूलम्ब्स लॉ, समझिए क्या है बच्चों। कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, आपने क्या स्टडी किया है बच्चों? मान लीजिए एक चार्ज आपके पास ये Q1 है और एक चार्ज आपके पास ये Q2 है और मिड की डिस्टेंस इनके R है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, वो कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो बच्चा K है, क्या है? K इज ए कूलम्ब कांस्टेंट कह दीजिए इसे, या बच्चा आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कह दीजिए या कांस्टेंट कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब K इज डिपेंड अपॉन द मीडियम। K जो है वो क्या करता है? वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहां पर दो कंसेप्ट आपको बताए गए थे। सबसे पहला इफ बोथ चार्ज आर केप्ट इन ए मीडियम, इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, एक्सेप्ट एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, तीनों को छोड़ दीजिए और किसी मीडियम में रख दीजिएगा। तो K की जो वैल्यू आपको बताई थी वो बताई थी 1/4πε/m। तो अगर फोर्स लू यहां पे कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये हो गया बच्चा 1/4πε/m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई? इसी कंसेप्ट को अगर हम क्या करें, इफ बोथ चार्जेस आर कैप्ट इन एयर में हो, वैक्यूम में हो, ये सब पहले बता दिया, रिवाइज कर रहे हैं, या फिर बच्चा किस में हो? फ्री स्पेस में हो। तो आपको बताया था K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε/m, सॉरी ε0। तो फोर्स इन एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस के फोर्स को फोर्स एफ सफिक्स में नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ नोट कह दीजिए हिसाब से। क्या कह दीजिए? एफ नोट। आपको याद रखना है यार, कुछ भी समझ लीजिए, ओ कह दीजिए, जीरो कह दीजिए, नोट कह दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नोट है इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। समझिए द वैल्यू, हाँ इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, या आप इसे क्या कह दीजिए बच्चों? वैक्यूम कह दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है किससे समझना आप चाहेंगे। याद रखेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम, ऑलवेज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह दीजिए, एयर कह दीजिए, वैक्यूम कह दीजिए। याद क्या रखना है? एप्सिलॉन नॉट m इज मिनिमम, जितने भी मीडियम है सबसे
कम जो परमिटिविटी होती है वो किसकी होती है? फ्री स्पेस की, एयर की या वैक्यूम की। इतनी बात आपको समझ में आई? अब हुआ क्या, तो एप्सिलॉन नॉट एम, आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है कि एप्सिलॉन नॉट एम ऑलवेज ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर एंड वैक्यूम। मतलब एप्सिलॉन नॉट एम की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से, सॉरी, एप्सिलॉन एम की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होने वाली है। मतलब जैसे जैसे परमिटिविटी, मतलब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ले लीजिए आप, उसकी वैल्यू हमेशा एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा ही होगी, कम कभी नहीं होगी। अब यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, इसे देखिए बेटा, यहां क्या हो रहा है कि एफ एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट एम, सॉरी एप्सिलॉन एम, परमिटिविटी जो फोर्स मीडियम का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? परमिटिविटी ऑफ मीडियम के। इसे क्या कहते हैं आप? एप्सिलॉन एम को परमिटिविटी ऑफ मीडियम कह देते हैं। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी पहले बताया कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? एप्सिलॉन एम से। तो जो आपके पास फोर्स बिटवीन टू चार्जेज है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? परमिटिविटी ऑफ मीडियम के, वो चार्ज किस मीडियम में रखे हैं। इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एप्सिलॉन नॉट एम की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि बेटे एयर के अलावा और कहीं भी रखेंगे तो उसमें हमेशा ज्यादा होने वाली है, सबसे कम एयर या वैक्यूम की होती है। अभी मैं आपको बता दूंगा क्यों, कैसे, क्या। ठीक है, तो यहां पर एप्सिलॉन जो, सॉरी, एप्सिलॉन एम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, वो हमेशा ज्यादा होने वाली है किससे? एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अदरवाइज अदर किसी भी मीडियम में आप रखेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू इंक्रीज होगी, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। तो ये ऑलवेज इंक्रीज होने वाला है, तो इसका मतलब फोर्स ऑलवेज डिक्रीज होने वाला। क्लियर? हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन एम की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हर मीडियम में फोर्स की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो क्या कर रहा है ये जो कर रहा है बेटे, कौन? जो मीडियम है, मीडियम की परमिटिविटी क्या कर रही है? दो चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स को अफेक्ट कर रही है। बेटे इसकी वैल्यू चेंज होगी, मीडियम को चेंज करेंगे तो एप्सिलॉन एम चेंज होगा, एप्सिलॉन एम के चेंज होने से फोर्स चेंज होगा, मतलब फोर्स अफेक्टेड हो रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which affected electrostatics force between 2 point charges. Permittivity is the property of medium which affected electrostatics force between two charges. जो दो चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगने वाला है उसको क्या कर रहा है? ये परमिटिविटी अफेक्ट कर रही है, उसमें इफेक्ट कर रही है, मतलब कि या तो उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेगी कंपेयर दैट अदर वैल्यू, या उसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगी कंपेयर दैट अदर वैल्यू। क्योंकि हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है, तो हर मीडियम का फोर्स भी अलग अलग होगा, बट एयर से सबकी ज्यादा होती है परमिटिविटी, तो एयर से फोर्स सबका कम होने वाला है। इसका मतलब फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेसर देन फोर्स इन एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस। इतना कंसेप्ट समझ में आया? नोट कीजिए, फिर डेफिनेशन लिखते हैं, जल्दी फटाफट नोट कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए इसको इरेज कर दें। तो सबसे ज्यादा फोर्स कहां होने वाला है? एयर या वैक्यूम में। उसके अगर कोई भी मीडियम होगा उसमें फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए बेटे, तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? अभी मैं आपको दो चीजें और बता देता हूं कि देखिए, परमिटिविटी ऑफ वाटर, ये W 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और परमिटिविटी ऑफ ग्लास एप्सिलॉन जी ले लीजिए, इसे कितना? 3.01 इंटू 10⁻11 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इनकी वैल्यू होती है। क्लियर हुआ? इसकी वैल्यू कितनी है? परमिटिविटी ऑफ
एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस कितना है, कंपेयर करने के लिए लिखा रहा हूं, वैसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं इनको। 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ, एक चीज और बता दो बच्चों कि परमिटिविटी की एक अदर यूनिट होती है फैरड। अभी जब आप कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर होगा, अभी तो याद रखिए आप, फैरड पर मीटर। आप कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह फैरड पर मीटर भी ले सकते हैं। जो कैपेसिटेंस वाला चैप्टर आएगा, इससे अगला जो चैप्टर आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल और कैपेसिटर आएगा। तो वहां पर आपको क्लियर होगा कि कैपेसिटेंस के फॉर्मेट में इसकी यूनिट को फैरड पर मीटर भी ले सकते हैं। चलिए, तो देखिए इसकी परमिटिविटी पावर -12 है, इसमें -11, इसमें -10। तो बेटे जितने भी मीडियम होंगे सबकी कैसी होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। किससे ज्यादा होने वाली है, एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस से। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मैक्सिमम इन एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मिनिमम, मीडियम में तो बेटे मिनिमम का मतलब क्या है, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा परमिटिविटी चेंज होगी, तो वहां पर किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मतलब कम होगा इतना कंफर्म है कि एफ एम ऑलवेज लेसर एफ ओ या एफ नोट कह दीजिए। डिफाइन कैसे करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम या परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी, permittivity is the property of medium which affect electrostatics force between two पॉइंट चार्जेज। करता क्या है बच्चा कि ये परमिटिविटी क्या होगी, एक प्रॉपर्टी होगी मीडियम की जो अफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को। किसका, यहां पर दो चार्जों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को अफेक्ट कर रहा है। कि बेटे जैसे जैसे मीडियम चेंज करोगे जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी मीडियम की, देखिए मीडियम की परमिटिविटी हमेशा एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा होने वाली है। क्लियर, तो हर मीडियम की अलग अलग होती है, तो हर मीडियम में फोर्स अलग अलग हो जाएगा, पर हर मीडियम की परमिटिविटी एयर या वैक्यूम से ज्यादा ही है। तो हर मीडियम का फोर्स एयर या वैक्यूम के फोर्स से हमेशा कम होने वाला है, क्योंकि परमिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि परमिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज। ये आपको बताया, देखिए फोर्स या परमिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां तक क्लियर, नोट कीजिए फटाफट से। अब इससे अगला जो कंसेप्ट है, अगला जो हेडिंग डलने वाला है वो डलने वाला बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। इरेज कर दे इसको, जल्दी बोलिए, इरेज कर दे। चलिए, बच्चों कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए बच्चों, अब हेडिंग लगाइएगा रिलेटिव परमिटिविटी। अब यार रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इसको समझिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, और बच्चों इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। बेटा ये वो वाला के नहीं है, कभी आप सोचो सर ये वाला के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला के क्या है, कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो किस में आ रहा है, कूलम फोर्स में आ रहा है। ये वाला के अलग है, मतलब इसके का मीनिंग अलग है और इसके का मीनिंग अलग है। इसके का मीनिंग है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस वाले के का मीनिंग है क्या, मीनिंग है बेटे, कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। दोनों के अलग अलग जगह, ये अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है और ये अलग को रिप्रेजेंट करता है। कभी सोचो दोनों एक है, एक नहीं है बच्चों, दोनों अलग अलग। क्लियर हुआ। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है बेटे क्या है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
क्या कहेंगे कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस कह दो, एयर कह दो, वैक्यूम कह दो, आपके ऊपर डिपेंड है। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। इतना आपको समझ में आया? क्लियर है? आ जाइए इधर। तो अगर बेटे यहां से वैल्यू निकाल दूं तो पहले तो आप समझिए, यहां देखिए, देखिए इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट है वह भी यही है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटे जब रेशियो होगा तो सेम क्वांटिटी का, जिन क्वांटिटी की यूनिट सेम होती है, अगर उनका रेशियो होता है तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। याद रखेंगे कि एप्सिलॉन आर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की तो यूनिट भी होती है, डायमेंशन भी होती है, पर परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी की ना तो कोई यूनिट होती है बच्चों और ना ही कोई डायमेंशन होती है। तो ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी है? डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर मैं यहीं से एप्सिलॉन एम की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? रिलेटिव परमिटिविटी रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि उस मीडियम की परमिटिविटी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के कितने टाइम्स है। एग्जाम्पल समझिए, देखो इसका एक एग्जाम्पल देखिए, क्या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। बेटा नॉर्मली में क्या लेते हैं, इसे 81 ले लेते हैं, पर होती 86 के अप्रोक्स है, आप 81 मानिए। तो नाउ एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम 81 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या हुआ? यह है बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम मतलब वाटर। ये क्या है? ये है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। और ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर, या कह दीजिए फ्री स्पेस कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बार बार मैंने लिखना है जहां से। तो क्या हुआ कि जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि वाटर की परमिटिविटी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के कितने टाइम्स है? 81 टाइम्स है। क्लियर हुआ? तो किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या रिप्रेजेंट करेगी? किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी यह रिप्रेजेंट करने वाली है कि उस मीडियम की परमिटिविटी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के कितने टाइम्स है। एक एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, एक एग्जांपल हम सेकंड लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मीडियम, कोई मीडियम है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, एनी मीडियम, कोई मीडियम है, पता नहीं यार कौन सा है, कुछ भी मान लीजिए आप, कितनी है? मान लीजिए 32 है। कोई मीडियम हुआ, उसकी परमिटिविटी आपने कितनी मान ली? रिलेटिव 32। तो अगर मैं इस मीडियम की परमिटिविटी निकालूं ऑफ दैट मीडियम, मतलब एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 32 इंटू एप्सिलॉन नॉट।
तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी ने क्या बताया कि इस मीडियम की परमिटिविटी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के 32 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 32 है। इतना कंसेप्ट समझ में आया? तो क्या हो गया बच्चा कि रिलेटिव परमिटिविटी, किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ये शो करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि उस मीडियम की परमिटिविटी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के कितने टाइम्स है। अगर 10 है तो 10 टाइम्स है, रिलेटिव परमिटिविटी 20 है तो 20 टाइम्स है, रिलेटिव परमिटिविटी 81 है तो 81 टाइम्स है, रिलेटिव परमिटिविटी 32 है तो बेटे 32 टाइम्स है। फील आया? नोट कीजिए बच्चा, डेफिनेट लिखते हैं, फिर नोट कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? देखिए इधर क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज सो दैट हाउ मेनी टाइम्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए क्या लिखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम so that how many times permittivity of medium greater than permittivity of फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। तो किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या रिप्रेजेंट करती है कि उस रिलेटिव परमिटिविटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि उस मीडियम की परमिटिविटी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के कितने टाइम्स है। अगर रिलेटिव परमिटिविटी 81 है तो परमिटिविटी कितनी होगी? 81 टाइम होगी किसके? एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी के। अगर रिलेटिव परमिटिविटी 32 है तो परमिटिविटी कितने टाइम्स होगी बेटे? 32 टाइम्स होगी किसके? एयर या वैक्यूम के। कंसेप्ट क्लियर? नोट कीजिए फटाफट। अब इससे आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट करते हैं, छोटा सा इरेज करते हैं इसको। चलिए इसे नोट कर लीजिए बेटे। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है ये देखेंगे। एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ बेटा एक चीज लिखाने से रह गया। देखिए जो के है या एप्सिलॉन नॉट आर है या के है, इसको क्या दोनों इक्वल होते हैं? दोनों ही इक्वल है। इसे क्या देते हैं? परमिटिविटी। कौन सी? रिलेटिव ऑफ मीडियम। इसे क्या देते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब दोनों का सेम ही है। क्लियर? अब समझिए, एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ये कूलम्ब लॉ वाला के नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फॉर मेटल के लिए के की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी मेटल के लिए क्यों होती है ये बात आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे तो और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, अभी तो केवल आप ध्यान रखें क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक है इसलिए मैं यहां बता रहा हूं। क्लियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल इज ऑलवेज 0। मेटल के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है बच्चों? 0 होता है। इसीलिए के की वैल्यू यहां पे इन्फिनिटी होती है। वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगी ये चीजें।
इतना समझ में आया, नोट कीजिए। अब ये आपको प्रूफ करना है बेटे, या तो एप्सिलॉन आर कह दो या एप्सिलॉन एम कह दो, सॉरी या के कह दो, बात एक ही है। देखिए क्या हुआ, when two charges Q1 and Q2 are kept in air, vacuum या फ्री स्पेस, तो F नोट 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इतना समझ में आया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। when टू चार्जेस कितने हैं, Q1 एंड Q2 आर kept in any medium एक्सेप्ट, किसे छोड़कर बेटा, एयर को, वैक्यूम को और फ्री स्पेस को। तो यहां पर ये एफ एम हो गया कितना, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1 जब करेंगे तो बेटे एलएचएस को एलएचएस से करेंगे और आरएचएस को आरएचएस से, कितना हुआ एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना हुआ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, नीचे बचा 1/ε0, ऊपर बचा 1/ε। तो अगर इसे लेके चलेंगे आप तो एफ एम अपॉन एफ नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ऊपर और बेटे एप्सिलॉन एम नीचे, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। बोलिए ये क्या हुआ बच्चों, एप्सिलॉन नोट रहा, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट होती है, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट खत्म, एप्सिलॉन एम सॉरी एफ एम अपॉन एफ नोट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर। अगर मैं क्या करूं बच्चा, एफ एम की वैल्यू फाइंड आउट करूं, फोर्स इन मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, इसका मतलब इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं एप्सिलॉन नोट अपॉन के, क्योंकि एप्सिलॉन आर और के सेम ही है। तो क्या कहेंगे, देखो बच्चों इसका मतलब के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए तो 1 होती है, बाकी सबके लिए एक से अधिक बड़ी होगी। तो के जब बड़ा हो जाएगा 1 से और किसी एक से बड़ी क्वांटिटी से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब एफ नोट लेसर ऑलवेज एफ एम, ये हमेशा बड़ा होता है तो बेटे ये हमेशा छोटा होगा, किससे, एफ नोट से। इतनी बात आपको समझ में आई। के की वैल्यू एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए 1, बाकी जितने भी मीडियम है सबके लिए 1 से ज्यादा, सबके लिए 1 से ज्यादा। तो इसका मतलब ये के बढ़ रहा है तो बेटे क्या होगा, एफ एम घटेगा, इसका मतलब एफ एम ऑलवेज लेसर देन एफ नोट। किसी भी मीडियम में फोर्स एयर या वैक्यूम में फोर्स से कम होता है, इतना क्लियर हुआ। और मान लीजिए मेटल रख दें तो के की वैल्यू मेटल के लिए कितनी होती है, इन्फिनिटी, के की वैल्यू मेटल के लिए कितनी होती है, इन्फिनिटी, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। अगर आप दो मटेरियल के बीच में, दो चार्जों के बीच में मेटल को रख देंगे तो के वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, इन्फिनिटी। अभी आपको लिखाया के की वैल्यू इन्फिनिटी मेटल के लिए, तो बेटे फोर्स कितना हो जाएगा मेटल में, 0। नोट कीजिए फटाफट, न्यूमेरिकल लगाते हैं अच्छे से, 2 2 3 जल्दी नोट कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, पहले क्वेश्चन में 2 चार्ज आपको दे रखे हैं, एक Q1 और Q2, दोनों के मिड की डिस्टेंस कितनी है, R है, और कहां रखे हैं बेटे दोनों चार्ज, ये वैक्यूम में रखे हैं। उसके बाद इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। अब इन चार्ज को उठाया और किसी लिक्विड में रख दिया तो अब इनके बीच में जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया, F/4 हो गया। तो बेटे यहां अब फाइंड क्या कराते हैं, फाइंड द एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दीजिए, आगे इन्होंने क्या रखा है के। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करें, कुछ नहीं करना, आपको कुलाम्स के लॉ को 2 जगह लगा दीजिए, या आपको फॉर्मूला बताया था, अभी मैंने आपको प्रूफ कराया, क्या प्रूफ कराया, सॉल्यूशन देखिए फटाफट इसका, क्या बताया था कि एफ एम
इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन के। याद रखेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन मीडियम, और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन वैक्यूम। एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए एक्सेप्ट एयर, वैक्यूम, और तीसरा क्या बच्चा, फ्री स्पेस। अब इन तीनों को छोड़ के कोई भी मीडियम हो उसकी वैल्यू एक से बड़ी होने वाली है। तो ये वाला फोर्स तो वैक्यूम में, एयर में या फ्री स्पेस में है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर बड़ा होने वाला है। तो वैल्यू ध्यान रखेंगे, मीडियम का फोर्स हमेशा, मीडियम में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब समझिए बेटे, देखिए जो वैक्यूम में फोर्स है उसे एफ नोट कह दिया, जो मीडियम में फोर्स है उसे एफ एम कह दिया। दोनों की वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना आपको। एप्सिलॉन एम कितना है, एफ अपॉन 4। ये कितना है, एफ अपॉन एप्सिलॉन एम, एफ से एफ मर गया, यस नो। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन आर बच्चा, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो ये लिक्विड है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। तो ये क्या बताया इसने बताया कि अगर आप इन चार्जेस को एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस से उठाकर इस लिक्विड में रखोगे, क्योंकि इसकी परमिटिविटी कितनी है, रिलेटिव 4 है, तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ? ऐसे बेटे उधर क्वेश्चन लगाइए आप एक, देखिए इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। तो जो ये कंसेप्ट बता रहा हूं इसको याद रखेंगे। ये तो बेटे केवल एक कंडीशनल है कि अगर आप कुछ भी इसके जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई चेंज ना करें, इसकी डायमेंशन में कोई चेंज ना करें, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। और ये फॉर्मूला, ये जो मेथड है ये हर जगह यूज होगा। इस क्वेश्चन को भी इससे कर सकते हैं आप। इससे जो स्पेशल मेथड है, जो बेस्ट कंसेप्ट है, उससे मैं करा रहा हूं, ठीक, इससे मैं करा रहा हूं इसको। इस वाले क्वेश्चन को आप करके देखेंगे, इससे आंसर यही आएगा। ठीक, देखिए बच्चा देखो, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस R है। कहां रखे हैं ये, वैक्यूम में रखे हैं। तो बेटे इस फोर्स को F नोट और इस फोर्स को Fm, इसे एलिस कर दीजिए। तो इलेक्ट्रो स्टैटिक्स फोर्स इन वैक्यूम F नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? इलेक्ट्रो स्टैटिक्स फोर्स इन मीडियम, और मीडियम क्या है बच्चों यहां, ऑयल। तो देखो Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट m, यही तो था, यही होता है यार। एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी थी, याद होगा आपको, एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नोट। तो चाहे तो आप इसे ऐसे रख दें, एप्सिलॉन m Q1 इंटू Q2 अपॉन बीच की, देखे यहां बीच की डिस्टेंस r थी तो r का स्क्वायर, यहां बीच की डिस्टेंस कितनी है, r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर। बोलिए बच्चों कितना हुआ, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r, Q1 Q2 r/2 का स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन 4, 4 ऊपर पहुंचा r स्क्वायर। जल्दी बोलिए, इस वाले कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को आप करके लाएंगे। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से करा दिया था। ये वाला कंसेप्ट कहीं फेल नहीं होने वाला, ये कंसेप्ट केवल कंडीशनल है। ये वाला इसमें नहीं लगेगा, ये वाला इसमें नहीं लगेगा। लगाने के लिए फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आया समझ में, आपको नहीं आया? क्लियर है? चलिए, तो ये हुआ बेटे एप्सिलॉन m। नाउ
इक्वेशन फर्स्ट सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, जब करेंगे तो एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और बच्चा 4 और है। क्लियर? ऐसे ही बच्चों इधर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चा इससे ये कैंसिल, Q1 से Q1 Q2 से Q1 Q2, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। क्या बचा? 1 अपॉन में है तो एप्सिलॉन m अपॉन सॉरी एफ एम अपॉन एफ नोट, देखिए ध्यान से 4 अपॉन एप्सिलॉन आर। इतना समझ में आया? इस क्वेश्चन को यहां लगा दो बेटे इधर साइड में, कोई दिक्कत थोड़ी है। एप्सिलॉन m सॉरी एफ सफिक्स में m, फोर्स इन मीडियम F अपॉन 2, फोर्स इन एयर या वैक्यूम कितना है? F इज इक्वल टू 4 अपॉन एप्सिलॉन आर। F से F मर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4 2 जा 8। इसका मतलब इस ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 8 है। ये सिंपल क्वेश्चन था और इसमें डिस्टेंस चेंज हो रही है यूनिट की, तो ये इस कंसेप्ट से नहीं होगा, इस कंसेप्ट से ये हो जाएगा। जिस कंसेप्ट से सेकंड क्वेश्चन करा है उस कंसेप्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, पर जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है उससे सेकंड नहीं होगा। मतलब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये इसी कंसेप्ट का यूज करें। ये केवल कंडीशनल है कि डिस्टेंस मतलब डायमेंशन में स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना करें आप, तब तो ये लगेगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। नोट कीजिए फटाफट, एक क्वेश्चन और लगाते हैं अभी। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। टू आइडेंटिकल स्फेरिकली चार्ज्ड मेटलिक स्फेयर आर हग बाई स्ट्रिंग, मतलब दो आपके पास मेटलिक स्फेयर है, वो किससे लटके हुए हैं? टंगे हुए हैं स्ट्रिंग से, एक रस्सी से। स्ट्रिंग मेक्स टू थीटा एंगल बिटवीन ईच अदर, जब दो स्फेयर है तो दो ही जगह टंगे होंगे बेटे, और दोनों जो स्ट्रिंग है वो एक दूसरे से कितना एंगल बना रही है? 2 थीटा। व्हेन होल अरेंजमेंट इज कैप्ड इन लिक्विड, पूरे अरेंजमेंट को हमने कहां रख दिया? लिक्विड में रख दिया, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है? रो सफिक्स में एल। द एंगल रिमेन सेम, एंगल इनका सेम रहता है, एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कैलकुलेट द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आपको रिलेटिव परमिटिविटी बतानी है फ्री स्पेस की। क्या है बच्चा? गिवन दैट डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज रो सफिक्स मैस। तो यहां पर दो केस हो गए कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे अरेंजमेंट को एयर या वैक्यूम में रखना पड़ेगा, उसके बाद इसे उठा के कहां रखोगे आप? लिक्विड में रख दोगे। तो वहां पर देखते हैं क्या कंडीशंस आती है, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो बच्चा समझिए, पहला जो केस है, केस नंबर फर्स्ट क्या है? व्हेन होल अरेंजमेंट कैप्ट इन एयर मान लीजिए, वैक्यूम मान लीजिए, फ्री स्पेस मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। क्या कहा था बच्चा? वैक्यूम कहा है तो वैक्यूम कह दीजिएगा। तो इसको आपने क्या करा? दो स्ट्रिंग ली, दोनों बेटे क्या कर दिया, और यहां पर क्या कर दिया? आइडेंटिकल है, मतलब दोनों पे चार्ज कैसा है? सेम है, हर टाइप से सेम है, शेप भी सेम है, चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है। आया समझ में? आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिकल का मतलब चार्ज, मास, शेप, सेम, आर सेम, ऐसे नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार लो भैया लो, परेशान ना हो यार, आप परेशान मत हो। ठीक, अब समझिए, यहां पे आपके पास क्या है बेटे? मिड पॉइंट हो, बिल्कुल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। जब बेटे एक स्ट्रिंग ये थी, एक स्ट्रिंग ये है बेटे, इन पे कैसा, जैसा चार्ज इस पे पॉजिटिव मान ली तो इस पे पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स रहेगा? रिपल्सन। तो रिपल्सन रहेगा तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, यस नो? यस। तो दोनों जो आपके पास स्फीयर
स्फीयर है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चा, दूर भेज देंगे। इस पे अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे चार्ज कितना हो गया बच्चों, प्लस क्यू। इसका मास अगर m है तो इसका मास कितना हो गया, m। दोनों के बीच का जो एंगल बना रही है वो कितनी बना रही है, 2 थीटा। कंप्लीट एंगल कितना मेजर हुआ, 2 थीटा। तो थीटा इधर वाला हो गया और थीटा इधर वाला हो गया, क्योंकि ये तो मिड में होगा बिल्कुल। अब इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, देखिए दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को चार्ज के रीजन से जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहेंगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सन होगा, तो ये इसे रिपल करेगा, दूर भेजेगा। ये वाला जो चार्ज है इस वाले चार्ज को, ये वाली जो स्फीयर है इस वाले स्फीयर को दूर भेजेगी। इसका मतलब फोर्स ये रहा, तो ये वाला फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ड्यू टू, इसे फर्स्ट मान लीजिए स्फीयर और इसे सेकंड मान लीजिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। क्लियर, आ जाइए बच्चों। यार स्ट्रिंग है, जब आप इसे हंगेट करोगे, टांग दोगे, लटका दोगे, तो इसका कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होगी इसमें। दूसरी बात, कोई भी बॉडी हो उसका जो मास होता है अगर उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाता है, वो उसका वेट हो जाता है। और वेट इज ऑलवेज ऑलवेज एक्ट टूवर्ड टू डाउन, सॉरी, वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। वेट जो वर्क करता है वो कहां वर्क करता है, डाउनवर्ड में वर्क करता है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इधर आ जाइए बच्चों, देखिए बेटा ये थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल और ये एंगल ये भी तो थीटा होगा। यस नो, जब ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा होगा। क्लियर है। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं बेटे, इस कंडीशन में आप इस टी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो। देखो ये वाई डैश एक्सिस और ये एक्स डैश एक्सिस, अगर कोई भी क्वांटिटी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में होती है तो उसको आप दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हो। जिस साइड से एंगल बना वो कॉस में, तो इधर वाला टी कॉस थीटा, जिससे नहीं बना वो साइन में। ये तो आपको बेटे 11वीं क्लास में वेक्टर में बताया गया होगा कि देखिए ये टी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में है, तो जिस साइड से एंगल बन रहा है वो साइड का कॉस का कंपोनेंट, जिससे नहीं बन रहा है वो साइन का कंपोनेंट। बेटे इसका काम खत्म। इसे तो आपने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, नाउ देखिए टी कॉस थीटा ऊपर, टी साइन थीटा इस साइड में, एफ नोट इस साइड में। इसका मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये और ये इक्वल होंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों इक्वल होंगे या नहीं होने के, जल्दी बोलिए, समझ में आया नहीं आया बेटा। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ नोट, इधर आ जाइए, टी कॉस थीटा अपवर्ड में और एम जी डाउनवर्ड में। वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड में अपवर्ड में इक्विलिब्रियम में ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। बेटा ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। जब डिवाइड करोगे तो एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से, कितना हो गया, एफ नोट अपॉन एम जी। या टी से टी मरा, टेन अपॉन साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। तो पहले केस से आपने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करें, इस पूरे अरेंजमेंट को कहां रख दे, किस में रखना है, लिक्विड में। एक बात समझिए बेटे, एम क्या है, एम आपके पास है यहां मास ऑफ स्फीयर। आपने पढ़ा होगा मास ऑफ स्फीयर, आपने पढ़ा होगा मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास m, वॉल्यूम v, डेंसिटी किसकी, स्फीयर की, रो एल, सॉरी रो एस। तो इसको टेन थीटा को आप एफ नोट अपॉन वी रो एस जी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, जल्दी बोलिए। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब इस कंप्लीट अरेंजमेंट को क्या करें, उठाकर कहां रख दें, लिक्विड में रख दें। किस में रखना है आपको, लिक्विड में, जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो एल है। इतना क्लियर हुआ। सेकंड केस, होल अरेंजमेंट kept in
लिक्विड। अब बच्चों ध्यान से समझो, इसे आपने लिक्विड में रख दिया, ये कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है, द एंगल रिमेन सेम, एंगल सेम रहा। तो बेटे पहले जो एंगल था वही अब रहा, ये थीटा और ये थीटा। या टेन से पहले टी थी, अब क्या मान लो टी डैश होगी। इस पे मास m, इसका भी मास m। भैया इसका वेट नीचे वर्क करेगा डाउनवर्ड, इस पे चार्ज प्लस क्यू, बच्चा इस पे भी चार्ज प्लस क्यू। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, किसी फर्स्ट मानना किसी सेकंड मानना। क्लियर हुआ। अब ये क्या करा, इसने से क्या करेगा बेटे, रिपल। देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों सेम नेचर के रिपल करेंगे, वही कंडीशन आएगी। पर यहां आपका लिक्विड आ गया बच्चा, किसमें रख दिया हमने इसे, लिक्विड में। लिक्विड में रखने से कुछ नहीं होगा, केवल एक नया फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसको आप अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और अपथ्रस्ट फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। कहां वर्क करता है, अपवर्ड में, अभी बताएंगे हम आपको। तो इधर कौन लगा बेटा, एफ नोट। यार ये एफ नोट नहीं हुआ, अब ये एफ एम हो गया, क्योंकि मीडियम में लगा। मान लीजिए इस लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, आर। क्या है ये, रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है बच्चों, आर, ई सॉरी एप्सिलॉन आर। तो अब जो फोर्स लगा, अब तो लिक्विड में हो गया ना, पहले यहां एयर थी तो फोर्स किसका था, एयर का। अब किसमें आ गया, होल अरेंजमेंट किसमें आ गया बेटे, लिक्विड मतलब किसी मीडियम में आ गया। तो अब जो फोर्स लगा वो किसका लग गया, मीडियम का लग गया। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। वही कंडीशन ये थीटा, तो बच्चों ये थीटा, इस टी डैश को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दूं, जिस साइड से एंगल बना वो कॉस में, और बच्चा जिससे नहीं बना वो साइन में। इतना समझ में आया आप लोगों को। इस टी को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। एक साइड वाला जिस साइड से एंगल बनना, देखिए अगर कोई क्वांटिटी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के मिड में होती है तो उसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। जिस साइड से एंगल बनना हो, जिस एक्सिस से एंगल बनना हो उसे कॉस में लेते हैं, जिससे नहीं बन रहा हो उसे साइन में लेते हैं। वही कंसेप्ट यहां लगाया था। इतनी बात समझ में आई आपको। अब बेटे एक बात क्या है, जैसे ये देखिए लिक्विड में आएगी तो लिक्विड में जैसे किसी बॉडी को रखते हैं तो वहां पर एक नया फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है ये एफ यू, इसे क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स ड्यू टू लिक्विड। किसके रीजन से आया बच्चा, ये लिक्विड के। अगर लिक्विड नहीं होगा तो ये फोर्स डेवलप नहीं होगा। अपथ्रस्ट जो फोर्स होता है, इधर देखिएगा, अपथ्रस्ट जो फोर्स होता है वो एफ यू इज इक्वल टू वी एम जी। एम जो लिया जाएगा बेटे मास। देखिए जब आप किसी बॉल को लिक्विड में रखेंगे तो लिक्विड क्या, बॉल क्या करेगी, जितना उसका खुद का वॉल्यूम है उतने लिक्विड को वहां से हटा देगी। तो यहां एम वी जी, वी किसका आएगा, वॉल्यूम, सॉरी एम जी आएगा बेटे, सॉरी किसका, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉल या स्फीयर। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय स्फीयर, जब स्फीयर उस लिक्विड के अंदर जाएगा तो जितनी खुद के इसका वॉल्यूम है उतने को हटा देगा लिक्विड को। भाई मान लीजिए यहां पर क्या है, ये यहां पर मान लीजिए कोई कटोरी है या कोई भी वेसल है आपके पास, इसमें फुल बिल्कुल वॉल्यूम में वाटर भरा हुआ है। तो अगर आप क्या करें, इसमें अपनी उंगली को आप डिप करेंगे तो जितनी उंगली का वॉल्यूम होगा उतना लिक्विड बाहर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो अब आपको पता है कि मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आइए समझ जल्दी बोलो बेटे। देखिए मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय स्फीयर, तो जो मास स्फीयर का होगा, जो वॉल्यूम स्फीयर का होगा उतने वॉल्यूम को तो हटाएगी वो। इसका मतलब वॉल्यूम किसका लिया जाने वाला है, स्फीयर का, जो पहले था। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात समझिए बेटे, डेंसिटी किसकी, देखिए मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो आ गया स्फीयर का, क्योंकि जितना खुद स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतने ही वॉल्यूम को तो स्फीयर डिस्प्लेस करेगा।
किसको करा उसने? लिक्विड को। तो डेंसिटी किसकी बच्चा? लिक्विड की। और बेटे जी आया समझ में? नहीं आया? तो ये किसकी वैल्यू होगी बेटे? एफ नॉट एफ यू की। अब एफ यू कहां? अपवर्ड में। ये कहां है बेटे? ये भी अपवर्ड में और ये डाउनवर्ड में। इधर वाले को इरेज कर दूं। इस इक्वेशन को याद रखें केवल आप। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई बेटा? क्लियर? इधर आ जाइए। बेटे इसे मिटाश लेने के क्वेश्चन और लगाएंगे ऐसा ही, और वो आप अपना आप करके लाएंगे, मैं शॉर्ट में बता दूंगा उसको। चलिए इक्विलिब्रियम में क्या होगा? टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एम, और बेटे टी डैश कॉस थीटा प्लस एफ यू इज इक्वल टू एम जी। बेटे ऊपर वाले फोर्सों का सम इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स का सम। नीचे को एक ही फोर्स है। अगर टी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं तो एम जी माइनस एफ यू। यार एक बात बताओ, एफ यू एम जी माइनस कितना है? बोलना जरा, कितना है? ये जो मास है ये किसका है? मास ऑफ स्फेयर। मास ऑफ स्फेयर का मतलब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसका है? स्फेयर का। तो बेटे वॉल्यूम स्फेयर का है, वॉल्यूम तो सब जगह सेम है। डेंसिटी किसकी ले जाएगी? स्फेयर की। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? एम क्या है बच्चों? एम क्या है? मास ऑफ स्फेयर। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास स्फेयर का, वॉल्यूम भी स्फेयर का, डेंसिटी भी स्फेयर की। यहां पर एक बात समझ लीजिए, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय स्फेयर। तो बेटे जितना स्फेयर का वॉल्यूम होगा उतने ही लिक्विड को तो वो डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम किसका ले जाएगा? यहां जो स्फेयर का है। डेंसिटी किसकी ले जाएगी? जो लिक्विड की है, क्योंकि उसने डिस्प्लेस किसको करा बेटा? लिक्विड को करा। यहां पर डेंसिटी किसकी ले जाएगी? स्फेयर की। आया समझ में आपको? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी रो एस जी, एम की वैल्यू रख दी, माइनस के एफ यू वी रो एल जी। अगर मैं यहां से वी जी कॉमन ले लूं तो रो एस माइनस के रो एल आउट ऑफ जी, टी डैश कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 5। एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से। इतनी बात समझ में आई आपको? बेटा देखो क्या, ये हुआ एफ एम अपॉन वी रो एस माइनस रो एल आउट ऑफ जी। कैंसिल, कितना आया? टेन थीटा। एफ एम अपॉन वी रो एस माइनस रो एल आउट ऑफ जी। इक्वेशन नंबर 6। देखो बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में भी टेन थीटा की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 6 में भी टेन थीटा की वैल्यू है। कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट 6 एंड 3। इरेज कर दो इसको। चलिए बच्चों देखिए, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 6। दोनों में टेन थीटा की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख दो। क्या हुआ बच्चों? एफ एम अपॉन वी रो एस माइनस रो एल आउट ऑफ जी, एफ नोट अपॉन वी रो एस जी। देखिए टेन थीटा की ये वाली वैल्यू एफ एम अपॉन बी रो एस माइनस रो एल आउट ऑफ जी इज इक्वल टू ये भी टेन थीटा की वैल्यू एफ नोट इज अपॉन बी रो एस आउट ऑफ जी। वी से वी कैंसिल, जी से जी कैंसिल। अब ऐसा करिए बच्चों, एफ एम अपॉन एफ एम अपॉन एफ नोट, एफ एम अपॉन एफ नोट क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे भेज दो, और ये बच्चों कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। जल्दी बोलो। मन में कोई डाउट? आपको बता रखा है बेटा, क्या बताया था कि एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, बताया था। तो अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालूं तो एफ नोट अपॉन एफ एम,
अगर मैं यहां से इसे 1/εr कर दूं तो FM/F0, जल्दी बोलो, यस नो, बोलिए, क्लियर है? तो इसकी जगह 1/r लिख सकता हूं, इसे इरेज कर दीजिए। क्या लिखा है इसे? 1/εr ρs माइनस ρl अपॉन ρs, खत्म बेटे, रेसिप्रोकल कर दो, ρs अपॉन ρs माइनस ρl, ये आ गया बेटे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। अगर आप इस अरेंजमेंट को लिक्विड से, एयर या वैक्यूम से उठाकर कहां रख देंगे, लिक्विड में रख देंगे, तो ये फॉर्मूला आएगा, ये रिलेटिव परमिटिविटी आएगी। तो ये अननोन वैल्यू का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको नोन वैल्यू का देता हूं कि मान लीजिए यहां पर कितना एंगल 60 डिग्री, मान लीजिए डेंसिटी कितनी है इसकी, बेटे देख लेता हूं एक बार, क्वेश्चन याद नहीं रहते यार। मान लीजिए डेंसिटी कितनी है इसकी, 0.5 ग्राम पर सीसी, मतलब वही सेंटीमीटर क्यूब। और ये दे रखा है इन्होंने कितना, ये किसकी, हाँ 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को या तो आप पूरा ऐसे करके ले आए, या फिर बेटे इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दें, या फिर इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दें। इतना समझ में आया आपको? देखिए करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल से इस फॉर्मूले को याद रखो, या जो मेथड प्रोसेस मैंने आपको बताया उस प्रोसेस को अप्लाई करो तो आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए तो फार्मूले को याद रखना पड़ेगा, पर बेटे फार्मूले के साथ साथ कंसेप्ट को भी याद रखिए, क्योंकि फॉर्मूला कभी कभी हम इसकी भूल जाते हैं, और कंसेप्ट अगर हमें क्लियर हो गया ना बेटे, उसे नहीं भूलते हम। तो कंसेप्ट को याद रखना जरूरी है कंपेयर टू फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को बेटे कंसेप्ट से आप अपने आप करके लाइन करेंगे, मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूं। देखिए क्या कहा, एंगल एफ कितना है, 2 थीटा कितना दे दिया 60, तो बीच में से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 30 थीटा। क्या कहते हैं, कैपिटल लिक्विड ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है 0.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और लिक्विड ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ स्फीयर 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं करना, रख दीजिए इस फॉर्मूले में, रिलेटिव परमिटिविटी, अरे सर परमिटिविटी, देखिए क्या है एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू 1.5, यूनिट का ध्यान रख लीजिए, कभी कभी यूनिट को चेंज दे देते हैं, तो यूनिट को आपको सेम करना पड़ेगा। यहां पर सेम है, यहां आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपॉन 1.5 इंटू 0.5, 1.5 अपॉन कितना 1.0, तो एप्सिलॉन आर कितना आया 1.5 आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक तो फॉर्मूले से डायरेक्ट मैंने करा दिया आपको, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से करना है, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया उस प्रोसेस से, उस मेथड से करना है, तो उसको आप अपना आप कीजिए। क्लियर? तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहिएगा, अच्छे से करते रहिएगा, पढ़ाई ही करनी है आप लोगों को, ठीक? नोट कीजिए फटाफट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और जो 4, 5, 6 लेक्चर होने वाले हैं ना बेटे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है उन लेक्चर्स में। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है उससे बोर्ड लेवल में भी आता है, नीट लेवल में भी क्वेश्चन आते हैं, और बेटे आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में भी आते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन, सभी टाइप के कंसेप्ट आपको कराए जाएंगे, तो इस बात से निश्चिंत रहे, बस आप लेक्चर को ध्यान से देखें और उनके अकॉर्डिंग नोट्स बनाते चले। क्लियर? ओके।